आज हम इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स। आज हमारे जो टॉपिक्स कवर होंगे बेटा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं? ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे की जाती है मैन और वुमेन के द्वारा, और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या है हमारी। अब इसके बाद देखो, जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन कैपिटल तब बन सकती है जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट लगाएं। किस फॉर्म में? एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में एंड मेडिकल केयर की फॉर्म में। ठीक। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल वो स्टॉक होता है, वो स्किल्स होती है, जो एक नॉलेज होती है जो एक पर्सन के अंदर होती है, जो पर्सन एक्वायर करता है। जैसे कि पॉपुलेशन को क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को एज अ लाइबिलिटी भी ट्रीट करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। बट पॉपुलेशन और ह्यूमन कैपिटल एक लाइबिलिटी की बजाय एक असेट भी बन सकती है अगर हमने उनके ऊपर ध्यान दिया, अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं? एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट एंड मेडिकल केयर की इन्वेस्टमेंट। ठीक। जैसे यहाँ पे अगर मैं दो एग्जांपल्स आपको बताऊं, तो एक एग्जांपल हमारा है जापान और एक है हमारे इंडिया। इंडिया जो है वो कितनी बार क्या होता है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल को इंडिया जो हमारी ह्यूमन कैपिटल जो होता है उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम लगाता है, इसलिए इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ह्यूमन के ऊपर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन नहीं मिल पाती, एजुकेशन मिलती है तो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, ट्रेनिंग मिलती है तो अफोर्डेबल में हमारी मेडिकल केयर नहीं मिल पाती। इन सब चीजों की वजह से होता क्या है? इस सब चीजों की वजह से ये होता है कि जो इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन है एज कंपेयर। अगर हम जापान में देखें तो जापान में बहुत ज्यादा अच्छी से एजुकेशन दी जाती है, उनके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी जाती है, हेल्थ केयर दिया जाता है। अमेरिका में भी यही होता है, वहां पर भी एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है। ठीक। अगर हम अपने इस पे फोकस करेंगे तो हमारे ह्यूमन कैपिटल पे फोकस होगा, इससे हमारे जीएनपी या जीडीपी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी हमारी इंडिया के अंदर। अब हमारा ह्यूमन कैपिटल के और क्या क्या फायदे होते हैं अगर हमने ये सब चीजें करी, जैसे मैंने जापान और इसका इंडिया का एग्जांपल दिया आपको। तो जीडीपी में ग्रोथ होगा, इनकम में ग्रोथ होगी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। इसके अलावा अब पीपल एज रिसोर्स को मैंने अभी बताया कि हाँ, हम एसेट की तरह, हमें एसेट ट्रीट करना चाहिए रेदर देन लाइबिलिटी। एसेट की तरह वो हमारी तभी होती है जब हम उसमें ये तीन तरह के इन्वेस्टमेंट लगाते हैं: एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें पीपल जो होते हैं वो वर्क करते हैं अर्न करने के लिए मनी। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं हमारे? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज। जनरली ये सारी एक्टिविटीज में इसमें होता क्या है, जो नेचर से रिलेटेड ज्यादातर एक्टिविटी है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। और दूसरी जगह हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आती है, जैसे कि हमारी जैगरी प्रोडक्शन आ गया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग आ गई, आपके जो अगर रॉ मटेरियल से आपका फिनिश गुड्स में भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो भी आपके सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? टर्शियरी सेक्टर में हमारी बेसिकली सर्विसेज आती है, जो और टर्शियरी सेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, वो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है ग्रो करने में, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर किया, लेकिन एग्रीकल्चर से अगर वो एक खेत से दूसरे खेत में या एक खेत से वो मंडी में कैसे पहुंचेगा? तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचेगा। ये हमारा किस में कवर होता है? ये हमारे टर्शियरी सेक्टर में कवर होता है। इसी हिसाब से हमारा बैंकिंग, बैंकिंग की जो सर्विस दी जाती है, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हमारी टर्शियरी सेक्टर में आती है। अब हमारी एक्टिविटीज को हम एक तरीके से और बांट सकते हैं। वो एक नेक्स्ट तरीका क्या है? एक होता है मार्केट एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज वो होता है जो हम अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिन्हें हम सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं। मार्केट एक्टिविटीज का आपका एग्जांपल है जो अभी हमने लास्ट अभी पढ़ा, हमने प्रोडक्शन, हमने वो पढ़ा, प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, ये सब चीजें। या अभी हमने प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो हम करते हैं, वो सारी चीजें हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज की अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो हमारे हमारे जो वुमेन्स होती हैं वो एक हाउसवाइफ की तरह काम करती है आपके घरों में। आपकी मम्मी जो होती है वो क्या करती है? वो पूरा दिन काम करती है किचन में, जिसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती। तो वो क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटी। इसके अलावा जो फार्म में जो वर्कर्स काम करते हैं, अगर कोई वर्कर सिर्फ अपने लिए, अगर फार्मर खुद अपने लिए सेल्फ प्रोडक्शन के लिए अगर वो काम कर रहा है तो वो भी एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है, क्योंकि उसने सिर्फ सारा जो उसने प्रोडक्शन किया उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया। अगर वो मार्केट के लिए करता है तो वो मार्केट एक्टिविटी है, बट अगर वो मार्केट में सेल नहीं करता, सिर्फ अपने लिए करता है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है।
इसी के साथ साथ देखो, अब हमारी जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा लो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। उनका रीजन क्या क्या है? फर्स्ट रीजन है कि बहुत सारे सोशल एंड कल्चरल रिस्ट्रिक्शन उन्हें सहने पड़ते हैं अपने घर में, कि नहीं, वुमेन्स को बहुत मना किया जाता है कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। दूसरा क्या, अब वुमेन्स को बाहर नहीं जाने देते तो उनकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और हमारी जो स्किल्स होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, शादी हो जाती है, फिर उनको अपना घर देखना पड़ता है, हस्बैंड देखना पड़ता है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसी की वजह से हमारी वुमेन जो है वो कम पार्टिसिपेट कर पाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इसके अलावा हमारा एक रीजन ये भी है कि सेफ्टी एंड वर्कफोर्स इशू आ जाते हैं, कि वुमेन्स को बाहर सेफ्टी नहीं मिलती है। एक नेक्स्ट हमारा अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा वेजेस में, हमारी वुमेन और मैन के लिए। अगर कोई काम मैन कर रहा है और वही काम वुमेन कर रही है तो वुमेन को उससे कम वेजेस मिलेंगे रेदर देन मैन को उससे ज्यादा वेजेस मिल जाएंगे। अगर मैन को 10,000 मिल रहे हैं तो वुमेन्स को 8,000 मिल रहे होंगे। इसके अलावा हमारा एब्सेंस होती है बेसिक फैसिलिटीज की, लाइक मैटरनिटी लीव नहीं मिलती वुमेन्स को, चाइल्ड केयर नहीं मिलता। तो ये सारे ही रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वुमेन्स का वो हमारा कम है। ठीक। अब हमारा देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारी मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंड थर्ड वन इज हमारा स्किल्स। एजुकेशन, एजुकेशन में सबसे पहली चीज क्या आती है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट होता क्या है? लिटरेसी रेट एक ऐसा रेट है जो हमारा लिटरेसी रेट एक ऐसा रेट है जिसपे हमारे जो, अगर देखा जाए कि 7 साल से अबव के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ना लिखना है, रीड एंड राइट आए, और उनको किसी लैंग्वेज की समझ हो, उसको क्या बोलेंगे हम? लिटरेसी रेट बोलेंगे। लिटरेसी रेट की अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमारा जो पहले लिटरेसी रेट क्या था, ट्रेंड्स क्या रहे हैं, और अब लिटरेसी रेट क्या है। अगर आप इस ग्राफ में भी देखें तो आप इस ग्राफ में देख पाएंगे कि टोटल लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो ये ब्लू से हमारा हाईलाइटेड है, और अगर हमारा मेल और फीमेल का देखा जाए तो मेल का आप देख सकते हैं कि ज्यादा है और एज कम्पेयर टू फीमेल। पहले भी ऐसा था, लेकिन बहुत पहले जो लिटरेसी रेट थी वो लेस देन 30% थी, और अब जो हमारी लिटरेसी रेट हो चुकी है वो मोर देन 80% है मैन की। कुछ फैक्ट्स हम पढ़ सकते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। पहले लिटरेसी रेट जो थी 1951 में वो 18% थी। अब जो लिटरेसी रेट है वो 85% हो चुकी है 2018 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। मेल की लिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर फीमेल लिटरेसी रेट। अर्बन की लिटरेसी रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल लिटरेसी रेट। शहरों में फिर भी वुमेन्स को, मतलब सॉरी, शहरों में फिर भी जो बच्चे होते हैं हमारे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें पढ़ने का ज्यादा अधिकार मिलता है एज कम्पेयर गाँव में और चीजों में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अर्बन में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मेल में आपको पता है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपने भी फेस की होंगी, बहुत सारी लड़कियां अभी भी फेस कर रही हैं अपनी लाइफ में, कि वो जस्ट बिकॉज वो लड़की हैं तो उन्हें ट्यूशन नहीं लगवाई जाती, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, पढ़ लेते हैं तो सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ने दिया जाता है, उसके बाद कॉलेज तक पढ़ने नहीं दिया जाता। तो ये भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है जो आप देख सकते हो कि हाँ हमारी मार्केट में है। केरला जो है उसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है। केरला की हमारी 92% लिटरेसी रेट है, ऑन द अदर साइड बिहार की सिर्फ 62% है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि किसी स्टेट में भी कितनी वेरिएशन है लिटरेसी रेट के लिए। अब स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंप्रूव करने के लिए हमारा एजुकेशन लेवल। तो फर्स्ट चीज इज नवोदय विद्यालय, नए नए हमारे विद्यालय खोले गए हैं ताकि हमारे बच्चे आ सके स्कूल में। सेकंड इज वोकेशनल स्ट्रीम्स ऐड करी गई है। वोकेशनल स्ट्रीम्स होती क्या है? जिसमें स्किल सिखाई जाती है बच्चों को, जैसे कि जैसे देखा जाए तो फैशन डिजाइनिंग सिखाई जा रही है, स्विंग सिखाई जा रही है, लड़कों को प्लम्बरिंग, ये सब चीजें ऐसे वोकेशनल स्ट्रीम्स भी सिखाई जाती है। के अलावा हमारे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ रहा है हमारे एजुकेशन के प्रति इन आर जीडी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। मिड डे मील स्कीम भी चलाई जा रही है, जिसको आज की डेट में पोषण अभियान भी कहा जाता है, जिसके तहत बच्चों को खाने के लिए बुलाया जाता है। जो गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं वो स्कूल जस्ट इसलिए जाते हैं कि उन्हें घर पे खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो स्कूल जाएंगे तो उन्हें मिड डे मील मिल जाएगा, जिसकी वजह से इजीली वो खाना भी खा सकते हैं, उनको उनकी न्यूट्रिशन भी मिलेगी और साथ साथ उन्हें एजुकेशन भी मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन पे भी बहुत वर्क किया है। पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो रेगुलर नहीं जा सकते थे हमारे स्कूल कॉलेजेस, लेकिन अब वो क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी नॉलेज और एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कि NIOS बोर्ड स्टार्ट हो गया है, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू स्टार्ट हो गया है, जो आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कराता है, PG के कोर्सेज कराता है। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है। अब अगर देखा जाए हमारा नेक्स्ट सेक्टर है हमारा हेल्थ सेक्टर।
हेल्थ सेक्टर होता क्या है? हेल्थ सेक्टर में वो सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, हमारे सारे मेडिकल इक्विपमेंट और हमारी जो मेडिसिन जो दी जाती है लोगों को जब भी उनको नीड होती है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो हेल्थ सेक्टर अगर किसी भी पर्सन का कम होगा, अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनको क्या होगा, वो अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारा एजुकेशन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो वो कैसे पढ़ पाएगा, वो पढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हेल्थ के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो पहला स्टेप्स उन्होंने लिया है कि पहले एक्सेसिबिलिटी करी है उन्होंने हेल्थ केयर की लोगों तक। पहले गांव तक हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल ही नहीं थी, तो एक्सेसिबिलिटी पहुंचाई। अब गांव गांव तक छोटे छोटे जो क्लिनिक्स है वो खोले गए हैं। हाँ, अभी भी बहुत सारी जगह पे कमी है, लेकिन फिर भी पहले की कंपेयर में, अगर हम इंडिपेंडेंस की कंपेयर में देखें तो आज हमारी बहुत सारी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क किया गया। थर्ड अगर देखा जाए तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, जैसे कि एम्स बहुत सारे खुले हैं। पहले सिर्फ दिल्ली का एम्स होता था, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे एम्स जैसे कॉलेजेस खुले हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुले हैं, जैसे कि डेंटल कॉलेज खुला है, और भी बहुत सारी फील्ड्स में खुले हैं कॉलेज। और यहाँ की जो एनरोलमेंट रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। इसके साथ साथ देखा जाए तो अब हमारे हेल्थ सेक्टर में जो सारे स्टेप्स लिए गए इसकी वजह से क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो पहले से डिक्लाइन है। हमारा डेथ रेट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंस के कंपेयर में अभी कम हुआ है। हमारा जो बर्थ रेट है वो भी हमारा डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन ना होकर अब लिमिटेड हो गई है। अब हमारी आज की अगर फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो सिर्फ टू चाइल्ड है पर वुमेन, ऐसा कुछ रेट चल रहा है अभी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटा वो होता है अगर बच्चा पैदा मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चा मर जाता है, अगर 1,000 में से कितने बच्चे मर जा रहे हैं हमारे इन्फेंट, उनको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डेथ रेट वो होता है कि 1,000 में से कितने लोग मर रहे हैं। ऐसे हमारे जो इंप्रूवमेंट हुए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। वो इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, 1947 में सिर्फ 32 ईयर्स थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब अगर उस टाइम पे अगर कोई पर्सन रह रहा है तो वो सिर्फ 37 ईयर्स जी रहा है, लेकिन आज के कंपेयर में अगर देखा जाए 2021 में तो 67.2 ईयर्स उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चुकी है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम स्किल्स के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ आप एजुकेशन लेकर बाहर मार्केट में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। उसका रीजन यही है क्योंकि स्किल्स जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड स्किल हमें ज्यादा चाहिए होती है। और स्किल्स होती क्या है, स्किल्स एक ऐसी चीज होती है जो हमें ट्रेनिंग, हमें किसी चीज की मिल जाए, किसी चीज की डीप नॉलेज मिल जाए, जिसकी वजह से हमें क्या हो पॉवर्टी ना फेस करनी पड़े। और पॉपुलेशन, आज की पॉपुलेशन के पास क्या है ना कि बहुत सारी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, सॉरी उनके पास डिग्रीज हैं बट रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। रिक्वायर्ड स्किल ना होने की वजह से वो क्या फेस कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें लोगों को जॉब नहीं मिलती, जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो दो तरीके के आपके अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बुक में कवर है। फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें हमें सीजन में वर्क मिलता है और अदरवाइज हम लोग क्या रहते हैं, पूरा टाइम हम खाली रहते हैं। जैसे अगर एक साल में सिर्फ 12 महीने हैं तो 12 महीने में से आपको सिर्फ 1 महीना 2 महीने काम मिल रहे हैं। जैसे अलग अलग सीजन होता है, जैसे फार्मर है, फार्मर जो होता है हमारे खेतों में भी काम करता है। तो खेतों में उनको कब काम होता है सबसे ज्यादा, जब वो उसकी बुआई हो रही होती है, मतलब जब हमारे बीज डाल रहे होते हैं तब, उनकी इरिगेशन के टाइम पे। उसके बाद 2-3 महीने तो हमें अपने खेतों को छोड़ देना होता है। फिर लास्ट में जाके जो होता है जब उसकी कटाई होती है तभी फार्मर्स फिर से जाते हैं अपने खेत में। इन बिटवीन 2 से 3 महीने वो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। तो ये क्या होगा, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी तो ऐसे होते हैं, जब तक किसी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तब तो वो अच्छे से काम करते हैं, बट जैसे उनका कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म हो जाता है तो उस टाइम के लिए वो फ्री हो जाते हैं, जब तक उन्हें नया काम नहीं मिल पाता। आप अपने आसपास भी ऐसे लोग देख सकते हो, जैसे कोई मूंगफली बेचने वाले अंकल है तो वो भी सिर्फ ठंड में मूंगफली बेचते हैं, क्योंकि ठंड में हम लोग मूंगफली खाते हैं। ऐसे गर्मियों में कोई कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले हैं, जैसे कि शिकंजी, शिकंजी हमारी सिर्फ गर्मियों का काम है। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है, ये सारे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के काम है। इस सीजन के हिसाब से इनके पास काम आता है, जैसे सीजन खत्म होता है इनका काम भी बंद हो जाता है। ठीक। सेकेंड इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब एक खेत में अगर सिर्फ 5 ही लोगों की रिक्वायरमेंट है और उसमें अगर हमने 10 लोग लगा रखे हैं तो हमारे जो 5 अदर पीपल्स जो हैं वो क्या है, वो छिपी हुई बेरोजगारी है। मतलब वो उसके अंदर हमें उस काम की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा कब होता है, जैसे किचन में होता है कभी कभी कि मम्मी जो होती है अगर उनको सिर्फ एक ही असिस्टेंट चाहिए अपने साथ, एक ही बच्चा चाहिए करवाने के लिए काम, लेकिन अगर 10 जन किचन में घुस जाए तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसे क्रियोस हो जाता है, लड़ाई वड़ाई होने लग जाती है, अरे ये कभी कट रहा है, कुछ यहाँ गिर रहा है, कुछ वहां गिर रहा है, क्या होता है बहुत ज्यादा
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है कि वहां पे कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर भी यही एग्जांपल है जिसमें हमने बताया कि फार्म में अगर जितने लोग की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो जितने ज्यादा लोग लगे हुए हैं वो उतने ज्यादा लोग जो होते हैं वो हमारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो जाएंगे। ठीक। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही हमारे जो वो जो दो लोग हैं अगर वो नहीं भी रहते उससे हमारा काम बढ़ने की बजाय वो उल्टा कम हो रहा है। ये होता है हमारा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इफेक्ट क्या क्या पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। तो हमारी ह्यूमन कैपिटल, जो हमारी एक कैपिटल जिसको हम एक रिसोर्स के तौर पे, एसेट के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो एक लाइबिलिटी बन जाती है किसी कंट्री के लिए। लोगों को स्ट्रेस होता है, सैडनेस आती है, लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट ना हो। टैलेंट जो होता है उसका वेस्टेज हो जाता है। स्लो डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री का, और भी बहुत सारी चीजें। दैट्स इट। थैंक यू। Please like, share and subscribe to your YouTube channel.